तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है कि कौन संभालेगा कर्नाटक की गद्दी। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर। वहीं उन्होंने कहा कि मैं 100% राजनीति में ही रहूंगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा, ये कहा है बीएस येदियुरप्पा ने। सुनिए। सुनाएंगे थोड़ी देर में। येदियुरप्पा के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि अब कर्नाटक की कमान कौन संभालेगा, इस गद्दी पर कौन बैठेगा। फिलहाल कर्नाटक के सीएम पद के लिए 5 नाम सामने आ रहे हैं, 5 नाम लिस्टेड हुए हैं। इनमें से पहला नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर लिंगायत समुदाय से आते हैं बसवराज बोम्मई, मौजूदा गृह संसदीय कार्य और कानून मंत्री हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं। और येदियुरप्पा भी, मुरुगेश निरानी भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री हैं और खुद येदियुरप्पा बड़े नेता हैं, वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं विश्वेश्वरा हेगड़े, इनका भी नाम इस लिस्ट में चल रहा है। कर्नाटक के सीएम की रेस में कौन कौन से नाम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। प्रहलाद जोशी का भी नाम इसमें शामिल है, पहुंचे भी हैं मुलाकात करने के लिए। इधर सीटी रवि का भी नाम चल रहा है, ये भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, बीजेपी के महासचिव हैं। तो ये नाम है 5 जो दावेदार माने जा रहे हैं कि इनमें से कोई चुना जा सकता है। अब देखिए कि ये बड़ी चुनौती है कर्नाटक में बीजेपी के सामने कि क्या इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा कद का कोई ऐसा नेता है। ये 5 नाम लिस्टेड हुए हैं जो जानकारी न्यूज़ 24 को मिल रही है, जो येदियुरप्पा की जगह ले सकते हैं, कर्नाटक की गद्दी पर बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तमाम संभावनाओं पर अभी काम चल रहा है क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि क्योंकि येदियुरप्पा कर्नाटक में बड़ा नाम है, बड़ा कद रखते हैं, लिंगायत समुदाय में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है और कई बार इससे पहले भी आपने देखे हैं माहौल बना है, लेकिन वो येदियुरप्पा ने हमेशा अपना दबदबा कायम रखा है। तो बिना सहमति के उनके नेता, विधायक दल का नेता चुना जाना, सीएम चुना जाना मुश्किल है, इसीलिए उनको जरूर मनाया गया होगा। लंबी बातचीत चली है और यह खबर अब इस रूप में आई कि येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है और अब नए चेहरे की तलाश है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से। कुमार गौरव मेरे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, और केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, आपके पास आती हूं, लेकिन जल्दी से एक अपडेट ले लेती हूं दिल्ली से। कुमार गौरव, बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, जाहिर सी बात है कि नए चेहरे की तलाश है। हम 5 नाम चला रहे हैं, क्या इनमें से कोई एक नाम होगा या इनपुट आपके पास कुछ और भी है? कुमार गौरव मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन केजे श्रीवत्सन, आपने मेरा सवाल सुना। बीएस येदियुरप्पा इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा चेहरा है, जिस समुदाय से आते हैं उसका दबदबा बहुत है, तो क्या उनकी बिना सहमति के कोई इस गद्दी पर बैठ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने भी यही शर्त रखी थी इस्तीफा देने से पहले कि उन्हें पार्टी का नया उत्तराधिकारी यानी कि अपना नया उत्तराधिकारी चुनने का एक मौका दे दिया जाए। लेकिन शायद बीजेपी के जो आला कमान हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हैं, चाहे पीएम मोदी, उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल आप तो अपना नाम बताइए, किसे आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, पार्टी उनके बारे में पूरा विचार करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी तय भी कर लिया है। ये एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है कि कब उनके नाम का किस तरीके से ये अनाउंस करते हैं, क्योंकि पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई एक फॉर्मेलिटी होती है ताकि सबको साथ लेने की बात सामने आ सके। लेकिन इतना तो तय है कि येदियुरप्पा ने साफ कर दिया कि अपने इस्तीफे से न तो वे नाराज हैं, न ही किसी तरह से परेशान हैं, और बीजेपी को अगले चुनाव में सत्ता में लाने के लिए पार्टी में रहकर ही काम करेंगे। यानी कि उन्होंने यह भी तय कर लिया कि अब पार्टी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। पिछली बार देखा गया था जब उन्हें हटाया गया था, तब वे अपनी अलग पार्टी बना चुके थे कर्नाटक में बीजेपी से अलग होकर, लेकिन उसका कोई बड़ा उन्हें फायदा नहीं मिला और वापस वे बीजेपी में शामिल आ गए। बीजेपी को भी लगता है कि येदियुरप्पा की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस लिंगायत कम्युनिटी से येदियुरप्पा आते हैं वह काफी प्रभावशाली है। कर्नाटक की करीब 100 विधानसभा सीटों पर काफी असर रखता है और साल 2019 में जो चुनाव हुआ था 64 सीटों पर बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के जो प्रभाव वाले क्षेत्र थे वहां जीतने में सफलता हासिल की है। तो ऐसे में यही देखना होगा कि नया नाम बीजेपी से कौन होता है, क्या लिंगायत समुदाय का होता है या किसी और समुदाय को बीजेपी मौका देगी। लेकिन ये देखना होगा है कि इस बार ये देखना होगा। मैं लौट रही हूँ केजे श्रीवत्सन, दिल्ली से एक इनपुट आ रहा है बड़ा, कुमार गौरव के पास है। कुमार गौरव, ये 5 नाम है या कोई और भी इनपुट है?
देखिए, बिल्कुल इन नाम के अलावा एक सीएन अश्वत्थ नारायण जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनकी बड़ी चर्चा है उनके नाम की। और ये कहा जा रहा है कि वो आलाकमान के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है उनका, पहले से भी उनकी लगातार मुलाकात होती रही है टॉप बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनमें। और उनमें कहीं ना कहीं चूंकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी मात्र 51 साल उनकी उम्र है सीएन अश्वत्थ नारायण की, और वो अभी डिप्टी सीएम है। उनके नाम पे चर्चा काफी तेज है कि हो सकता है कि पार्टी आलाकमान उनके हाथ में ये नेतृत्व सौंप दे कि वो कर्नाटक को आगे लेकर बढ़े, चूंकि उनके बारे में काफी एजुकेटेड हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। काफी नीचे 2004 से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और अब वो काफी ऊपर तक बीजेपी में आए हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। जो बाकी स्क्रीन पे अपने नाम चल रहे हैं उसमें सीएन अश्वत्थ नारायण का भी नाम जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनके नाम की चर्चा काफी तेज है और रेस में काफी आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि अभी संसद भवन में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक चल रही थी कर्नाटक के परिदृश्य को लेकर कि आगे क्या करना है। चूंकि बीजेपी में एक परंपरा है कि जो भी नया सीएम बनता है, किसी राज्य में नया सीएम बनाते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की जाती है। हालांकि आजकल वो वर्चुअल हो जाता है और देर शाम तक या आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों को, चूंकि 2 प्रभारी नियुक्त किया जाएगा कर्नाटक के लिए जो कि विधायकों से जाकर मुलाकात करेंगे और वहां अंतिम नाम, हालांकि वो नाम दिल्ली से ही तय होकर जाता है, लेकिन उस नाम पर विधायकों की सहमति ली जाती है। और कहीं ना कहीं इस मामले में बीएस येदियुरप्पा की भी सहमति जरूरी होगी, चूंकि लिंगायत समुदाय से आते हैं, बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। जी, अब कुमार गौरव, ये भी देखना होगा कि लिंगायत समुदाय से ही अगला सीएम बनता है या फिर किसी और समुदाय से। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर रखिएगा, बड़ी अपडेट आती है सीधे पहुंचाएंगे दर्शकों तक। लेकिन आज की एक और खबर है, कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च कर अपना विरोध जताया है। राहुल गांधी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर वो संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च में रणदीप सिंह सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास जैसे नेता भी शामिल थे। ट्रैक्टर मार्च के बाद राहुल गांधी जहां संसद परिसर में चले गए तो वहीं ट्रैक्टर मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। सुरजेवाला और श्रीनिवास समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले गई। कांग्रेस नेता सभी अभी भी मंदिर थाने में ही मौजूद हैं। और वहीं आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। ये राज्यसभा और लोकसभा के भीतर के हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा डेवलपमेंट क्या है, बड़ा अपडेट क्या है? अभी तक आपने देखा था कि मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई, उसमें जासूसी कांड का मुद्दा बड़ा हो गया, लेकिन अब आज किसानों का मुद्दा बड़ा हुआ है। ट्रैक्टर मार्च करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार तक किसानों के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सुनिए, जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल के भीतर क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त 2 सहयोगी साथ में मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी और पल्लवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। और सबसे पहले संजीव, आपके पास आती हूं। संजीव, ये मुद्दा हमने परसों ही हम बात कर रहे थे कि किसानों का मुद्दा नहीं उठ रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को बड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए खास दिन भी चुना उन्होंने। आज का दिन जो कि कारगिल विजय दिवस है, जय जवान और जय किसान का जो नारा हमारा देश लगाता है, उसमें किसान और जवान दोनों को समान रूप से अहमियत दी जाती है। आज जवानों को पूरा देश याद कर रहा है और ऐसे में राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। पास में मोतीलाल नेहरू मार्ग है जहां पर कांग्रेस के सांसद हैं केटीएस तुलसी के निवास से सामने हमारे राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए निकले और उनके साथ कई नेता उनके ट्रैक्टर पर सवार थे और इसी सड़क से होते हुए वो संसद भवन पहुंचे, प्रवेश नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं उस फीट को एम्यूलेट करने की, दोहराने की कोशिश जो दशकों पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी पर चढ़कर महंगाई के खिलाफ यहाँ संसद में प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपना संदेश देने की कोशिश में सफल रहे। हालांकि इसके एवज में कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार होना पड़ा है, वो मंदिर मार्ग थाने में अभी भी हैं।
लेकिन पुरजोर तरीके से उस बात को कहने की कोशिश, क्योंकि अभी यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किसान संसद भी चल रहा है, जहाँ पर बार बार ये बात कही जा रही है कि उन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए। वो मंच राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए एक नया मंच का इस ट्रैक्टर के जरिए निर्माण किया राहुल गांधी ने और कांग्रेसियों ने किसानों के साथ अपनी आवाज में आवाज मिलाने की कोशिश की। ठीक है संजीव, मैं आती हूँ संसद भवन के बाहर। संजीत त्रिवेदी मौजूद हैं जो जानकारी दे रहे थे। अब जंतर मंतर का रुख कर लेते हैं। पल्लवी जहां वहां पर मौजूद हैं। पल्लवी, आज वहां का नजारा बदला हुआ है, आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल विपनेश, यहाँ पर महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और जिस तरीके से संजीव जी बता रहे थे कि राहुल गांधी ने खास मौका चुना, तो देखिए आज किसानों के लिहाज से भी देखें तो खास मौका इसलिए है क्योंकि 8 महीने का वक्त गुजर चुका है। ये आंदोलन जो अभी तक चल रहा है वो आज 8 महीने पूरे हो गए और इसीलिए यहाँ पर जो महिला किसान सांसद चला रही है, मेरे पीछे आप देख भी रही हैं कि बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ पर जो है मोर्चा संभालने के लिए आए हुए हैं और काफी लोगों से हमने यहाँ पर बात की, महिलाओं से बात की जो कि दूर दूर से डेली आती हैं यहाँ पर जो है आंदोलन को एक तरीके से गति देने के लिए। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि किस तरीके से, हालांकि जब ये सवाल किया गया कि एक संसद वहाँ एक संसद यहाँ चल रहा है, ये किस तरीके का संवैधानिक है कि नहीं है, तो लोगों का यही कहना था यहाँ पर कि देखिए वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ कम से कम बोलने का मौका मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि उनका मानना है कि जब वो घर बेहतर संभाल सकती है तो फिर यह मोर्चा को भी अच्छे तरीके से संभाल सकती है। तो सीधे बात करते हैं, कब से हैं आप यहाँ पर, कब तक? 8 महीने का वक्त गुजर गया है, घर परिवार सब छोड़ के आप लोग यहाँ पर हैं, कितनी पीड़ा होती है? देखिए मैं तरनतारन से हूँ, पंजाब से। तो हमारा जो ये मिशन है हमने पहले का चला है, 4 महीने पंजाब में ट्रेन रोकी थी, तो उसके बाद फिर 8 महीने हो गया सिंघू बॉर्डर पे बैठे नु, ठीक है ना। परिवार को छोड़ यहाँ हाँ, बैठी हैं आंदोलन। हाँ, बिल्कुल पीड़ा होती है बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखो जी, परिवार को छोड़ के बैठे हैं, जो दुख सुख हमारा घर में है तो वो हमने देखा है, जैसे कोई मैरिज है, जैसे कोई मर गया है, ठीक है ना, तो वो सबको छोड़ के बैठे हैं। तो बात तो करने से ही खत्म होगा ना गतिरोध। सरकार कहती है अगर कोई दिक्कत है तो बात करिए। देखिए जी, जो सरकार है ना वो एक जैसे गोंगलू में शलगम तो मिट्टी झाड़ते हैं, ये काम करते हैं। तो देखिए सरकार को लेकर बहुत सारे गतिरोध हैं और वो शायद खत्म इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक एक ही मांग है, आंदोलन चलता रहेगा। संसद से लेकर सड़क तक एक ही मांग पल्लवी कि ये कृषि कानून रद्द हों, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती है। संजीव त्रिवेदी और पल्लवी झा, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।